तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है ये बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि हमारे बीच जुड़ने वाले हैं मैथ और साइंस के लिए नए टीचर। और अगर हम बात करें कि वो नए टीचर कौन हैं, तो वो है दीपक सर। तो आइए दीपक सर, स्वागत करते हैं हम आपका अपने सारथी कोचिंग सेंटर में। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का है, ये दीपक सर के द्वारा पूरा कराया जाएगा। तो दीपक सर, स्वागत है आपका हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में। धन्यवाद सर आपका। तो दीपक सर ही अब क्या करेंगे, ये क्लास पूरी करेंगे। ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम यूटेट पेपर सेकंड की मैथ्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। आपके पास पहला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कि अगर आप गणित किसी क्लास में पढ़ा रहे हो तो आप उसको मतलब इंटरेस्टेड कैसे बना लोगे आप। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, गणित में मनोरंजन को स्थान देना चाहिए। यानी कि आप गणित में मतलब कि मनोरंजन को स्थान दोगे। जैसे बच्चों को मतलब बच्चे बोर हो गए तो आप कुछ उनको ऐसे एक्टिविटी या कुछ चीज़ सुनाओगे जिससे बच्चों का मनोरंजन हो जाए और वो मैथ्स के पीरियड में बोर ना हो। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, गतिविधि आधारित अध्ययन को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कुछ एक्टिविटी करानी चाहिए बच्चों से मैथ्स से रिलेटेड, जिससे बच्चे उसमें क्या रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे आपके साथ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन का मौका देना चाहिए। बिल्कुल। तो ये यहाँ पे देखिए हमें तीनों ही ऑप्शन क्या लग रहे हैं, बेस्ट लग रहे हैं। यानी कि तीनों ही ऑप्शन सही है। और हमारे पास जो चौथा ऑप्शन हो गया उपरोक्त सही, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15 का एक गुणनखंड x माइनस 3 हो तो शेषफल होगा। देखो क्वेश्चन को अगर हम डीपली पढ़ें तो हमें बिल्कुल यहीं पे आंसर मिल जाएगा। यदि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15 का एक गुणनखंड x माइनस 3 हो तो शेषफल होगा। यानी को पहले कह दिया उसका गुणनखंड है। सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन है 6, मैंने बोला 6 का एक गुणनखंड 3 है, 3 है, यानी कि 6 का एक गुणनखंड 3 है। अगर मैं 3 से 6 को भाई डिवाइड लगाता हूँ, 3 2 जा 6, रिमाइंडर इज 0, तो शेषफल क्या आता है, 0। यानी कि अगर कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल किसी भी पोलिनोमियल का गुणनखंड है यानी कि फैक्टर है, तो रिमाइंडर ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है, तो देन आप ये कह सकते हो कि तो शेषफल होगा, तो आप बोल सकते हो 0 होगा। आप चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो, x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करके देखो, x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन ये माइनस का 3 इधर प्लस में जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 3। इस इक्वेशन में आप पुट कर दो, x क्यूब की जगह लिख दो आप 3 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर माइनस 17x माइनस 17 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू 3 प्लस 15। तो आपके पास ये आया, 3 का क्यूब होता है 27, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 17 3 जा 51 प्लस 15। तो आप देखते हो 27 और 9 होता है 36 माइनस के 51 प्लस 15। तो इसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसको, तो 36 और 15 कितना होगा, 6 और 5 11 का 1 हासिल लगी 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5, 51 और माइनस 51। देखो मैंने इसको 36 और 15 को ऐड करा तो मेरे पास आया 51 और माइनस के 51, तो दोनों को 51 में से 51 को लेस कर दिया तो कितना आ गया आपके पास, ओवरऑल आंसर 0 आ गया। तो आप कह सकते हो कि जब भी कोई भी संख्या या कोई भी पोलिनोमियल किसी अदर पोलिनोमियल का गुणनखंड होती है तो उस केस में रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 0। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाइन्टी टू। इसके बाद आइए 93 पे आइए। यदि त्रिभुज ABC में 1/2 एंगल ए
प्लस 1/3 एंगल सी प्लस 1/2 एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री है, तो एंगल सी होगा। यानी कि आपको पता नहीं, कोई आपके पास एक ट्रायंगल है, उसमें आपको 3 ट्रायंगल को इस प्रकार से अरेंज कर रखा है कि उनका सम क्या आ रहा है, 80 डिग्री के इक्वल आ रहा है। ठीक है, हमें उस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी, हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री कह सकते हो बिल्कुल, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये बात हमको सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, 1/2 एंगल है और 1/2 एंगल बी, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं आपको। तो मैं क्या करता हूँ, ए और बी को इसी तरफ लिखता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, एंगल ए प्लस एंगल बी, और आपसे पूछ भी एंगल सी रखा है, और ये प्लस सी को मैं उधर ले जाता हूँ माइनस में, ये हो गया 180 माइनस ऑफ एंगल सी। इतनी लाइन समझ आई। अब देखिए यहाँ पे मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या कर, देखो 1/2 ए और 1/2 बी, मैं यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बच गया मेरे पास एंगल ए प्लस एंगल बी, और इधर बच गया मेरे पास प्लस 1/3 ऑफ एंगल सी, और इधर चल रहा है मेरा 80 डिग्री। ये बात समझ आई सबको। तो ये हो गया यहाँ पे 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस एंगल सी, और यहाँ पर है मेरा 1/3 एंगल सी और इक्वल 80 डिग्री। 2 से डिवाइड लगाता हूँ, ये जगह 90 माइनस एंगल सी अपॉन 2, और ये है एंगल सी अपॉन 3 इक्वल टू 80 डिग्री। ये 80 को मैं इधर ले आता हूँ, ये हो गया 90 माइनस 80, और ये माइनस का उधर जाएगा, ये हो गया c अपॉन 2, और ये उधर माइनस में जाएगा एंगल c अपॉन 3। इसका रिमाइंडर आ जाएगा 6, सॉरी एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 एंगल c, और ये हो जाएगा 2 एंगल c, और इधर चलो 90 में से 80 का यहाँ बच गया 10। अब यहाँ 6 डिवाइड करा, इधर मल्टीप्लाई करेगा, होगा 6 10 जा 60, और 3 एंगल c में से 2 एंगल c जाएगा, तो यहाँ बचेगा एंगल c। तो आपसे क्या पूछा गया था, एंगल सी की वैल्यू पूछी गई थी, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन भी क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को समझना था। आपको एक ट्राइंगल का सम इस प्रकार से अरेंज कर रखा था कि वो 80 डिग्री के इक्वल है, और हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री वही होता है। अब हमने बस क्या करा, इसमें हमने देखा कि क्वेश्चन में कौन से दो एंगल आपस में इक्वल दे रखे हैं। मैंने देखा ए और बी इक्वल दे रखा है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, और अच्छी बात यह कि हमें निकालना एंगल सी है बस। तो आपने इस प्रॉपर्टी से उन दोनों एंगल की वैल्यू निकाली जो आपस में इक्वल है, और यहाँ पे पुटअप कर दिया, तो फाइनल आपका आंसर आया सी 60 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ आया सबको। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। अब 94 में क्या क्या रखा है आपको, दो धन पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक को बोलते हैं भाई HCF, तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 72 हैं। यानी कि दो धन पूर्णांक है, आप सबको पता है धन पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं आगे को। ठीक है, HCF दे रखा है उनका 12, और लघुत्तम समापवर्तक को बोलते हैं LCM। यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, 12 और 72 हैं। यदि एक संख्या 24 है, एक संख्या दे रखी है आपको 24, तो दोनों संख्याओं का अंतर होगा। आपसे अंतर पूछ रखा, संख्या नहीं पूछी, लेकिन हमें संख्या तो पता हो तभी हम आंसर को बता पाएंगे। ठीक है, हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के इक्वल होता है। यानी कि मैं अगर ऐसे मान लूँ, दो नंबर, एक फर्स्ट नंबर ऐसा मान लो, मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर, ये इक्वल होता है उन्हीं नंबर के HCF मल्टीप्लाई बाई उन्हीं नंबर का LCM के। ये फॉर्मूला है, 10th क्लास में है और बाकी क्लास में भी होगा। तो आपको इस तरीके से ये फॉर्मूला याद रखना, किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट उनके उन्हीं संख्याओं के HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आता है हमेशा। ठीक है, तो देखो मेरे को पास फर्स्ट नंबर दे रखा है, मेरे को एक 24 दे रखा है एक नंबर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 24। सेकेंड नंबर मेरे को निकालना है भाई, HCF दे रखा है मेरे को महत्तम समापवर्तक 12,
क्योंकि क्रम से लिखा है, और एलसीएम दे रखा है भाई 72। कितना दे रखा है? 72। एचसीएफ दे रखा है 12 और एलसीएम दे रखा है आपका 72। क्या करो, ये 24 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भेज दो, ये हो गया आपके पास। आप शॉर्टकट भी कर सकते हो, किसी की मैथ बढ़िया है तो आप डायरेक्ट 12 से 24 को काट सकते हो, ठीक है। ये नीचे आ गया 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 बार कट गया 12 से 24। अगर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर किसी एक ही नंबर के टेबल में आते तो आप उसको कट कर सकते हो, ठीक है। जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, फिर 2 से 72 कट रहा है 36 बार, देखो 2 3 6 बचे 1 हो गया 12, 2 6 12, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या आ गया हमारे पास? सेकंड नंबर आ गया हमारे पास 36। कितना आ गया? 36। क्लियर हो गया अब तक? हमें पूछ रखा है तो दोनों संख्याओं का अंतर होगा भाई। एक नंबर है 36 और एक नंबर कितना है हमारे पास? 24। तो इनका अंतर पूछ रखा भाई, तो अंतर निकाल दो। बड़े में छोटा घटा के 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1, 12 आ रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है इसका? करेक्ट आंसर है। यहां तक समझ आया आपको? तो चलिए आगे करते हैं। इसके बाद आते हैं 95 पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही खास है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको बोला गया 7/11, ये मीटर लिखा हुआ है, 7/11 मीटर व्यास के एक पहिए द्वारा 4 किलोमीटर दूरी तय करने में लगे चक्रों की संख्या बतानी है। भाई हमारे पास एक पहिया है, एक पहिया मान लो इस तरीके से, एक सर्कुलर शेप में मान लो इस तरीके से है। इसका व्यास दे रखा 7/11। सबसे पहले व्यास दे रखा, डायमीटर दे रखा भाई 7/11 मीटर। हमें पता है जो किसी भी सर्कल की रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, ये सबको पता है। डायमीटर है 7/11, सॉरी डायमीटर है भाई 7/11 और रेडियस निकालने तो इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया आपके पास 7/22 मीटर। क्या आ गया आपके पास? रेडियस आ गई, ठीक है। यहाँ तक यानी कि जो इसका ये सेंटर है, ये रेडियस आ गया आपके पास, ये आ रही इतनी रेडियस है, सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस रेडियस है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे कह रहा है कि एक पहिए द्वारा 4 किलोमीटर दूरी तय करने में लगे चक्रों की संख्या। सबसे पहला काम क्या करना, देखो यहाँ 4 किलोमीटर दूरी है और व्यास दे रखा है मीटर में, तो इस 4 किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 कन्वर्ट हो गया मीटर में, तो ये हो गया 4000 मीटर। इतना समझ आया? अब हमारे पास जितनी भी यूनिट है वो सभी मीटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। चक्रों की संख्या पूछिए आपसे। भाई ये कोई सर्कुलर है, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसका मैं यहां पे मान लेता हूं पॉइंट ए है। ये जब यहां से मैं इसको ऐसे रोलिंग करवाता हूं आगे, ये ऐसे चलेगा आगे को इस डायरेक्शन में, तो ये आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, दोबारा से ये इसी पॉइंट पे ए आएगा, ठीक है। ये समझ लो मैं इसको अगर यहां से कट कर देता हूं इस पॉइंट से और ऐसे लंबा फैलाता हूं, तो ये उतना ही लंबा फैलेगा जितना कि क्या होगी इसकी ये सर्कमफेरेंस होगी। कई बार हम इसको पेरीमीटर भी कह देते हैं, ठीक है। यानी कि परिधि जितनी होगी इसके एक चक्कर में उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा। कोई भी सर्कुलर चीज एक चक्कर में उतनी ही डिस्टेंस कवर करती है जितनी उसकी परिधि होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना, सिंपल सा इस सर्कुलर पाथ की हमें क्या निकालनी है, परिधि निकालनी है, सर्कमफेरेंस निकालनी है। और किसी भी सर्कल की सर्कमफेरेंस का हमारे पास फॉर्मूला है, वो है 2πr, ठीक है। तो 2 कितना है हमारे पास, 2 ऐसे लिखो, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर कितना है, आर है हमारे पास 7/22, 7/22, 7 से 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, आपके पास आ गया 2। तो इसकी सर्कमफेरेंस जो है वो कितनी है, 2 मीटर है। क्यों, रेडियस हमारी मीटर में हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हम पता लगाना कितने चक्कर लगाएगा। देखो तो निकाल देता हूं मैं चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। आप शॉर्टकट में कर सकते हो इसको स्पीड से, मैं भी पूरे डिटेल में आपको बता रहा हूं। तो चक्रों की संख्या हो जाएगी कुल दूरी, यानी कि जितनी दूरी चलनी है बटे इसकी परिधि। परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो कुल दूरी है 4000 मीटर और परिधि है 2 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 2000।
तो कितने चक्कर हो गए? 2000 चक्कर। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो गया। समझ आया? इसको समझना कैसे है, कोई भी सर्कुलर चीज़ है, कभी भी आपको कोई भी सर्कुलर चीज़ आपको दे रखी हो तो आपसे पूछ रहा मतलब कि एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 2 में कितनी करेगी, आपको कुछ नहीं करना, उसकी रेडियस निकालो और उसकी सर्कमफेरेंस बता दो, क्योंकि सर्कमफेरेंस में 2πr फॉर्मूला होता है, आपको रेडियस की जरूरत पड़नी है। ठीक है, यानी कि कोई भी सर्कुलर चीज़ एक चक्कर में अपनी सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि के बराबर डिस्टेंस को कवर करती है। ठीक है, तो उसको कवर करना था 4000 मीटर, तो भाई उसकी पहले परिधि पता हो, परिधि पता होने के बाद उसको डिवाइड लगा दो और आपके पास चक्रों की संख्या आ जाएगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर है 96 में क्या कह रहा है आपको समझते हैं। आपको बोला यदि A अनुपात B इक्वल टू 3:5 है तथा B अनुपात C इक्वल टू 7:8 हो तो 2A अनुपात 2B अनुपात 7C होगा। यानी कि आपको 2A अनुपात 3B अनुपात 7C की वैल्यू बतानी है। तो हम सीधा सा देखते हैं, हम ऐसे लिखना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए यहाँ पे 3 वेरिएबल है A B C, 3 लोग हैं, तो अब मैंने तीनों की वैल्यू ऐसे लिख दी। तो आपको A अनुपात B दे रखा 3:5, और जब भी कभी ऐसा लिखो बगल वाला खाली बच रहा है तो बगल वाले के यहां से उतार दो इसको, ये 5 पे यहाँ का B वाला लिख दो। देन B अनुपात C 7:8 है, तो B अनुपात C 7:8 है तो ये 7:8 ऐसे लिख दो, और ये अनुपात यहाँ लगाया, ये वाला खाली है तो बगल वाला उतार दो, भाई ये उतार दें यहाँ पे। क्लियर हुआ? इनकी मल्टीप्लाई कराओ आपस में, तो 7 या 21 अनुपात 7 पंजे 35 अनुपात 8 पंजे 40। लेकिन ये क्या निकला? A अनुपात B अनुपात C निकल के आया आपके पास, और आपको चाहिए क्या? 2A अनुपात 3B अनुपात 7C। तो मैं कैसे लिखता हूं इसको? मैं यहां लिखता हूं 2A का क्या हो जाएगा? 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है? A कितना है? 21 अनुपात 3B को लिखता हूं 3 इंटू B की वैल्यू कितनी है भाई? 35 अनुपात 7C, 7 इंटू C की वैल्यू कितनी है भाई? 40। ध्यान दो, तो ये सारे 7 से डिविजिबल हैं। देखो ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से, ये भी 7 से, 7 का डिवाइड लगा दिया, कॉमन ले लिया आपने, समझ लो। तो ये 7 से कट जाएगा, तो ये कटेगा भाई, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 से 3 टाइम, या समझ लो मैंने 7 कॉमन निकाल लिया। 7 से कटा, 7 से 5 बार कटी, देखो ये 3 बार कट गया 7 से, ये 5 बार कट गया, और ये 7 से 1 बार कट गया। ठीक है, तो यहाँ बच गया आपका 2 गुणा 3, यहाँ बच गया आपके पास 3 गुणा 5, और यहाँ बच गया आपके पास 1 गुणा 40। तो एक 3 दूनी 6 अनुपात 3 पंजे 15 अनुपात 40 एकम 40। तो 6 अनुपात 15 अनुपात 40। तो देखो 6 अनुपात 15 अनुपात 40, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, ऑप्शन सी क्या आ गया? बिल्कुल सही आंसर आया। यानी कि हमें क्या करना है? पहले A अनुपात B अनुपात C निकालना है, और उसे निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, तीनों को लिख दो जितने लोग हैं। अब जो स्पेस खाली बच रहा है ना, जैसे A अनुपात B लिखा, ये खाली बच गया, तो इसको कहाँ से लिख दो? जो बगल वाला उसको उतार दो। आपको B अनुपात C लिखा हमने 7:8, A वाला खाली इसको लिख दो, फिर इनकी मल्टीप्लाई करा दो आपस में, जो आया उसको लिखा। अगर आपसे A अनुपात B अनुपात C पूछा था तो डायरेक्ट आंसर हो गया था, लेकिन आपसे क्या पूछा? 2A 3B 7C। तो भाई A वाला 21 है तो 2 से गुणा कर दी, B वाला 3B है तो 3 से गुणा कर, C वाला 7 है तो 7 से गुणा कर दी। ठीक है, इतना समझ आए? तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। आपको बोला गया गणित शिक्षण की विधियों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है, असत्य कथन बताना है आपको, फॉल्स बताना है, क्यों? मतलब कि गलत है, मतलब ठीक है, रॉन्ग आंसर बताना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। D4 होता है डिडक्टिव रीजनिंग, G4 होता है जनरल, और S4 होता है स्पेसिफिक या पर्टिकुलर। यानी कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, डिडक्टिव रीजनिंग हिंदी में बोलते हैं निगमनात्मक। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में? निगमन। ठीक है, वो चलती है G2S, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक या जनरल टू पर्टिकुलर। मैं अगर आगमन की बात करूं, आगमन क्या हो जाता है? इसका उल्टा हो जाता है। आगमन विधि हो जाती है S2G,
यानी स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, तो देखिए आइए इसको समझते हैं। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। देखो आगमन विधि ये वाली बात हो रही, कहाँ विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट मतलब देखो स्पेसिफिक को विशिष्ट बोलते हैं, सामान्य को जनरल बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है, हमें असत्य बताना है। ये तो सही बात है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? ये हमें बताना असत्य कथन है। ठीक है, सेकंड पाइए, निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो निगमन विधि है, निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर पूछ रहा है, तो सामान्य है, सामान्य को बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। ये हो गया DGS। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही बात है भाई। डिडक्टिव जो मेथड है यानी कि डिडक्टिव यानी कि निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर ही जाया जाता है। देखो यहाँ पे DGS, डिडक्टिव टू जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल आपका सही है। सी है अनुसंधान। अनुसंधान की ये बात कर रहा है, अनुसंधान विधि के द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और गणितीय दृष्टिकोण का विकास होता है। ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन सी भी क्या है आपका यहाँ पे सही रहने वाला है। ठीक है, तो लेकिन इसने पूछा था असत्य कथन है, भाई तीनों तो सही बात है, तो असत्य क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल यही है, इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने तीनों ऑप्शन को रीड किया तो हमें पता लगा तीनों तो सही स्टेटमेंट में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज से आया है। हमें ना समबाहु त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। हमें सबसे पहले तो पता होनी चाहिए समबाहु त्रिभुज क्या है। मैं थोड़ा सा आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में आइडिया दे देता हूँ इस तरफ। समबाहु त्रिभुज रियल में होता क्या है, मान लो ये कोई ABC है, ये कोई एक त्रिभुज है। किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों साइड आपस में बराबर हैं और तीनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं तो उसको बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु नाम से आ रहा है, बाहु यानी कि भुजा वाला, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर समबाहु। और अगर तीनों, फिर देखो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, या आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कि बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो भाई इसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी, तीनों भुजाएं बराबर होगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, मान लेता हूँ इसके सामने ये कोण A है, ये B है, ये C है, और हमें पता है तीनों कोण बराबर हैं तो एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये एंगल A हो जाएगा, ये भी एंगल A हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ, एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 एंगल A इक्वल टू 180, और 3 से 180 डिवाइड होगा तो एंगल A कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यानी कि हमें एक प्रॉपर्टी और पता चली समबाहु त्रिभुज की कि समबाहु त्रिभुज का ईच एंगल यानी कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे हमें अप्लाई भी करना है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन को समझेंगे अब। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 सेंटीमीटर हो तो परिमाप होगा। आपको पेरीमीटर पूछ रखा है। ठीक है, कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी हाइट दे रखी है आपको √3 सेंटीमीटर, तो बताओ उसका परिमाप कितना होगा। ये देखें यहाँ पे ये क्या बनाया मैंने आपके, ये है एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज की हाइट नापने के लिए उसके बेस से उसके वर्टेक्स को ज्वाइंट करना होता है। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा, और ये बाइसेक्टर है तो यानी कि ये BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, यानी कि ये वाली साइड और ये साइड अब हाफ बराबर हो गई। आपको पता है ये पूरी साइड इस पूरी के इक्वल है और इस पूरी के भी इक्वल है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, तीनों साइड इक्वल है भाई। अब हमें दे रखी त्रिभुज की ऊंचाई, ये त्रिभुज की ऊंचाई ये होगी √3 भाई, सॉरी। ठीक है, ये हो गया, ये दे रखी है √3, इस तरह से दे रखी है। अभी आपने पढ़ा कि किस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, और ये कितने डिग्री होगा भाई, 60 डिग्री होगा। वैसे तो आपको इस एंगल की जरूरत नहीं, बाई चांस जरूरत पड़ जाए तो ये 90 ये 60 है तो भाई ये 30 होगा, सिंपल। वैसे इसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब आप क्या करो, आपको निकालने ये साइड निकालो चाहे ये हाफ वाले निकाल लो। मैं लगा देता हूँ यहाँ पे साइन, क्या लगाते हो, साइन 60 डिग्री लगा देता हूँ।
अगर मैं साइन 60 लगाऊं, साइन 60 डिग्री, साइन होता है भाई लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब शॉर्टकट में अप्लाई क्या करूं? लंब क्या होता है? जो कोण की बात करें उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, जो कि कितने हमारे पास √3 है। कर्ण मेरे पास देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कर्ण होती है, इसको मैं k मान लेता हूं। तो ये बेटा क्या हो गया? k हो गया, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, ये हो गया √3 × k और इधर हो गया 2√3। आपको पता है √3 से √3 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो आपके पास k की जो वैल्यू बचेगी ओवरऑल कितने आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये 2 आ गया तो भाई ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। तो परिमाप क्या होगा? आपको पता है किसी भी चीज़ का परिमाप क्या होता है? उसके चारों तरफ का जो एरिया है उसको मतलब ऐड कर दो। तो भाई इसका भी क्या होगा? पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। तो ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? परिमाप। अगर भुजा पूछी होती है आपसे तो 2 सेंटीमीटर आंसर था, आपसे पूछा इसका परिमाप तो 6 सेंटीमीटर हो गया। एरिया पूछता तो हम एरिया निकालते, आपसे परिमाप पूछा तो आपने परिमाप को बता दिया। कई बच्चे सोचेंगे जी मेरे को तो साइन नहीं लगाना है, अब 10 लगाना चाहो, अब 10 अप्लाई कर दो। 10 लगाओ, देखो 10 भी लगा सकते हो आप, 10 60 लगाओ। 10 होता है, देखो लाल बटे कक्का लिखो, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार होता है, यानी कि लंब बटे आधार होता है। अगर आप 10 लगाना चाहो, 60 के लिए लंब हो जाएगा √3, देखो भाई सामने वाली भुजा, आधार हो जाएगा ये वाली साइड, इसको मैं मान लेता हूँ P, इतना मान लेता हूँ मैं, P है ये, आधार हो गया इसका, P नहीं B मान लेता हूँ, बेस, छोटा b मान लेता हूँ इसको मैं छोटा b मान लेता हूँ, B फॉर बेस। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, कितनी होती है? √3 होती है, कितनी होती है? √3। tan 60 की वैल्यू √3, बिल्कुल √3 होती है। अब देखो b क्या डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा b √3 और इधर हो जाएगा √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। आपको पता है इतना इतना और इतना इतना आपस में बराबर है, तो ये हाफ और ये हाफ दोनों बराबर होंगे, तो ये 1 है, तो इधर वाला भी भाई 1 होगा। तो ये पूरा कितना? 1 और 1, ये पूरा 2 हो जाएगा। आप ऐसे भी साइड निकाल सकते हो, ऐसे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा आपको, ठीक है। साइन लगाओगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हो 6 सेंटीमीटर। समझ आया क्वेश्चन? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 99 में बोला यदि x अनुपात y = 1/3 है, देन वहीं y अनुपात z = 5/k है और z अनुपात t, ये t है, इक्वल टू 2/5 तथा t अनुपात x = 3/4, तो k का मान बताना। k का मान नीचे दे रखा है, मैं लिख देता हूँ इस तरह से समझ लो। x/y दे रखा है बेटा आपको 1/3 और y/z दे रखा है आपको रब कर देता हूँ, दोबारा साफ साफ लिख देता हूँ। x/y दे रखा है आपको 1/3 और y/z दे रखा है आपको 5/k और z/t दे रखा है आपको 2/5 और t/x दे रखा है आपको t/x 3/4। तो k का मान होगा, तो आपको k की वैल्यू बतानी। अगर मैं क्या करता हूँ, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, सब की मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, लेफ्ट वाले की लेफ्ट के साथ, राइट वाले की राइट साइड के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास x/y मल्टीप्लाई बाई, इधर आ जाएगा y/z आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई y/z मल्टीप्लाई बाई z/t मल्टीप्लाई बाई t/x इक्वल में ये वाले साइड में बाद में लिखता हूँ। देखो y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, t से t कैंसिल और x से x कैंसिल। इधर बचेगा मेरे पास 1 और इधर क्या बच रहा है मेरे पास? इधर लिखा हुआ 1/3, मैं यहाँ से लिखता हूँ 1/3, सेम लिख रखा है मैंने, समझ लो। इधर 5/k मल्टीप्लाई, फिर 2/5 मल्टीप्लाई
यहाँ है 3/4, ये लिखा हुआ है। यहाँ देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, इस 5 से ये 5 कट गया, यहाँ बचा 1 और इधर बचा मेरे पास 2/k। बस k इधर लाओ, यहाँ k बन जाए k हो जाएगा और इधर बच गया आपके पास 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। ऑप्शन सी क्या होगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। समझ आया? तो इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको बोला गया यदि a एक समधन पूर्णांक है। सबसे पहले हमें पूर्णांक पता होना चाहिए। पूर्णांक क्या होते हैं? एक कंप्लीट नंबर इंटीजर के पूर्णांक है, जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है। इस तरीके जो नंबर है वो सभी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 1.2 इंटीजर नहीं है, मैं बात करता हूँ 1/3 इंटीजर नहीं है। ठीक है, वहीं पे जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट डॉट। ऐसे इधर की बात करता हूँ -1, -2, -3, डॉट डॉट डॉट। ये सभी क्या इंटीजर है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी कि ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। अब बोला सम धन पूर्णांक, सम भी होना चाहिए। सम क्या होते हैं? सम होता है इवन। इवन होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, यानी कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इनकी बात कर रहा है। जो 2 के टेबल में आते हों या 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? सम संख्या कहते हैं। सम 0 भी सम है, 2 से कट रही है। ठीक है, -2 भी सम है, बट हमें धन पूर्णांक की बात करनी है। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे? सम संख्या ही लेंगे, इसलिए मैंने 2 से ही स्टार्ट किया है। ठीक है, कई बच्चे बोल रहे होंगे सर -2 क्या सम नहीं होती है, पर हमें यहाँ धन पूर्णांक लेना है। ठीक है, तो धन पूर्णांक कैसे लेंगे? तो देखिए आइए समझते हैं। यदि a एक सम धन पूर्णांक है तथा b एक विषम धन पूर्णांक है, विषम क्या होगी? जो 2 से डिविजिबल नहीं होगी, तो सत्य कथन है। एक चीज यहां समझ लो आप भाई, a एक सम है और b एक विषम संख्या है। अगर कभी भी कोई सम संख्या, मान लो मैं ले लेता हूं एक सम संख्या 4 एक सम संख्या है। अगर मैं इसमें से कोई एक नंबर a1 घटाता हूं तो मेरे पास क्या आता है 3, जो कि क्या है? ओड है। क्या है? ओड, विषम है। अगर मैं इस सम संख्या में एक जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 5, जो कि क्या है? ओड है। मैं एक विषम संख्या लेता हूं, मान लो 3। अगर मैं इसमें से एक घटाता हूं तो आता है 2, जो कि क्या है? एक इवन है। मैं अगर मैं इसमें एक जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 4, जो कि क्या? एक इवन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि हमें ये बात पता चल गई, अगर सम से एक घटाओगे तो विषम आएगा, सम में एक जोड़ोगे तो विषम आएगा। वहीं विषम में एक घटाओगे, जोड़ोगे तो सम आएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ देखो क्या कह रखा है, तो सत्य कथन है। सत्य कथन बताना है। ए क्या है? सम है। मैं अभी लिख देता हूँ, ए क्या है? इवन है, बी क्या है? ओड है। इसको समझेंगे बहुत डीपली। b-1, और एक चीज़ और समझो, देखो अगर कोई नंबर इवन है और दूसरा भी इवन है, सॉरी इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको, दूसरा भी क्या है? इवन है, तो 2 चौक 8, तो क्या आता? इवन आता है। ये भी समझ आया। अगर एक इवन है, दूसरा ओड है, 2 तिया 6, तो भी इवन है। अगर दोनों ओड है तो 9, तो ओड आता है। ठीक है, यानी कि अगर एक इवन ओड है तो भी इवन आएगा, एक इवन है और एक ओड है, सॉरी एक इवन एक ओड है तो इवन आएगा, दोनों इवन है तो भी इवन आएगा मल्टीप्लाई करके, दोनों ओड है तो ओड आएगा। ठीक है, तो देखो b क्या है? ओड है। अगर ओड में से घट जाएगा तो क्या आएगा? इवन आएगा। आएगा भाई इवन, और a तो अपने आप में इवन है, तो इवन मल्टीप्लाई बाई इवन। जब इवन और इवन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा मैं साफ लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा। देखो एक ऐसा नंबर है, इवन को मैं ई से लिखता हूँ, बी कैसा नंबर है? ओड है। अगर ओड में से एक माइनस करोगे, मैंने अभी बताया ओड में से एक माइनस करोगे तो इवन आता है, तो ये भी क्या है? इवन आता है। और मैंने आपको अभी बताया अगर इवन और इवन मल्टीप्लाई करते हैं तो देन इवन आता है, ना कि ओड। विषम नहीं आता, सम आता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। बी वाले पे आऊँ, ये क्या? ए क्या है? सम है। सम में से घटा रहे हो तो क्या बन जाएगा? विषम बन जाएगा, नहीं ओड बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई। बी क्या है हमारे पास? ओड है। ओड में से घटाओगे तो क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा, तो ओड मल्टीप्लाई बाई इवन।
देखो ओड मल्टीप्लाई, देखो ये ओड है ये इवन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, लेकिन यहाँ विषम लिख रहा है, आना था इवन भाई, तो ये विषम, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे आओ, ए क्या है आपके पास इवन है और बी क्या है ओड है। ओड में से एक माइनस करोगे तो इवन ही आएगा, और इवन मल्टीप्लाई बाई इवन इवन ही होता है, यानी कि आंसर सही हो गया। ठीक है, तो इसको चेक ही नहीं करना, अगर चेक करना चाहो तो देख लो, ये इवन है, देखो सम है ना, सम में एक जोड़ोगे तो ओड हो जाएगा, विषम में एक जोड़ोगे तो ये भी ओड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, ये सम में एक जोड़ोगे तो क्या आएगा, विषम आएगा, और सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी, देखो सम में एक जोड़ोगे तो क्या आएगा, ओड आएगा, देखो 4 में एक जोड़ा तो 5 ओड आया, मल्टीप्लाई बाई, ये क्या बी क्या है विषम, विषम में अगर एक जोड़ोगे, देखो विषम में एक जोड़ोगे तो इवन आएगा, और आपको पता है ओड और इवन क्या होता है, इवन होता है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ए ब्रैकेट बी -1 इज इवन नंबर। ठीक है, तो समझ आया आपको। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, यानी क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर कोई चाहता है कि हमारे चैनल से जुड़ना चाहता है, तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो सारथी के नाम से है, आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। हम वहाँ पे पूरा यूटेट का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसकी फीस भी हमने काफ़ी मिनिमम रखी है। ठीक है, तो हमारा कोर्स लेने के लिए हमारे एप्लीकेशन ऐप से जुड़ें। ठीक है, और इस बार के यूटेट को आप पास आउट करें। ठीक है, थैंक यू।